नमस्कार। इजी लर्निंग ट्री जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए अगये की लिखी कहानी अंगोरा के पथ पर। हजारों मील के घर से एकत्र हुए लाखों प्राणियों के सूखे हुए कंठ से एक ही भैरव त्रिशित पुकार उठ रही है, शांति शांति। और युद्ध अपनी प्रकांड गति से चला जा रहा है, शांति नहीं मिलती। और यहां स्मरणा नगर के लाखों प्राणी तड़प तड़प कर चिल्ला रहे हैं, आग आग। पर नगर जलता जा रहा है और कोई बुझाने वाला नहीं मिलता। स्मरणा की बंदरगाह के पास एक छोटे से मकान में बैठा युवक मेज पर झुका हुआ लिखता जा रहा है। जलते हुए नगर का धुआं वहां तक पहुंचने लगा है। भयंकर गर्मी है, पर वह युवक अत्यंत एकाग्र भाव से लिखे जा रहा है। हम ग्रीक हैं, विजेता हैं, यूरोपियन सभ्यता के प्रवर्तक हैं, पर हम मानवता के दीक्षा गुरु होकर भी पशु हैं, पशु। हम जो संसार में सुख और शांति की स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं, हम अब भी अपने आदर्श के लिए सिकंदर की घृणित प्रतिमा स्थापित किए हुए हैं। अब भी साम्राज्य के स्वप्न पर असंख्य मानव जीवनियों की आहुति दे रहे हैं। आज जब तुर्की ने हमारा मर्म स्थान पहचान कर हम पर प्रहार किया है, हमारी सेना के थ्रेस प्रांत में चले जाने का पता पाकर स्मरणा पर आक्रमण कर दिया है, उसमें आग लगा दी है, तब हम कहते हैं यह नीचता है, कायरता है। हम पर धोखे से वार किया गया है, यह अन्याय है। हमारी असहाय प्रजा के घरों में क्या किया था? इसी युद्ध में तो हमारे राजा कॉन्स्टेंटाइन चले थे अंगोरा के पथ पर सम्राट का पद ग्रहण करने। अप्रैल से अगस्त तक 4 मास में न जाने हमारी सेना ने क्या क्या अत्याचार किए। थ्रेस से लेकर सक्रिया नदी तक बराबर तुर्कों के घर जलते गए और हम यूनानियों को सेना में भर्ती करते गए। मैं भी तो इन्हीं साम्राज्य के भूखे विजयोन्मत्त सैनिकों में भर्ती हुआ था। मैंने भी तो अंगारों के पथ पर बढ़ती हुई सेना को देखकर अपना घर-बार छोड़ा था और आरोरा को साथ लेकर चल पड़ा था। मेरे भी तो पैर दर्प के मारे पृथ्वी पर नहीं पड़ते थे। पर सकरिया नदी की हार, तुर्कों ने साम्राज्य का स्वप्न तोड़ दिया। कॉन्स्टेंटाइन भाग गया, हमारी सेना छिन्न भिन्न हो गई और मेरी आंखें खुली। मैंने भी देखा हम क्या कर रहे हैं। युवक क्षण भर के लिए रुका और सिर उठाकर उसी एकाग्र दृष्टि से छत की ओर देखता कुछ देर तक न जाने क्या सोचता रहा। फिर उसके मुख पर का एकाग्र भाव और भी कठोर होकर दृढ़ निश्चय के भाव में परिणत हो गया। कुछ देर वह इसी प्रकार बैठा रहा, फिर उसने जोर से सिर झटका और फिर लिखने लगा। कार्ल ने मुझे दिखा दिया हम क्या कर रहे हैं। फिर मेरा सारा गर्व और स्पर्धा न जाने कहां उड़ गए और ग्लानि 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 से अंतर भर गया। आज वह ग्लानि मिट गई है। आज तुर्कों ने हमसे बदला ले लिया है। कॉन्स्टेंटाइन पराजित होकर लौटा, तब पेरिस में संधि की बातचीत हो रही थी, पर हमारा देश इतने पर भी नहीं माना था। पुरानी सरकार ने पद त्याग किया, नई सरकार ने फिर जनरल हेजोनस्टीच को आक्रमण करने की आज्ञा दी और वह थ्रेस में सैन्य संग्रह करने लगा। स्मरणा भी खाली कर दिया गया और उसी का यह फल है। मैं अभी अपनी डायरी लिख रहा हूं, शायद शाम तक यह घर और मैं भी इसी भयंकर ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। पर फिर भी मैं जिस तथ्य पर पहुंचा हूं उसे यहां लिख रहा हूं। अगर मैं इस आग से बचकर निकल गया तो यही प्रतिज्ञा मेरे जीवन की पथ दर्शक रहेगी, और अगर नहीं तो मेरी वेदना की यह लपट भी इसी आग में मिलकर मेरे निश्चय की साक्षी हो। मैं एंटनी स्टेरास, आयु 17 वर्ष, आज 14 सितंबर 1922 को अपने देश और विश्वास को साक्षी लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में कभी भी किसी साम्राज्यवादी लक्ष्य के लिए हथियार नहीं उठाऊंगा, कि मेरे जीवन का ध्येय साम्राज्यवाद से अनवरत युद्ध करके उसे छिन्न भिन्न कर साम्य पर आश्रित लोकतंत्र की स्थापना करना ही होगा। चाहे एकाएक कमरे में 2 और व्यक्तियों ने प्रवेश किया, एक पुरुष और एक लड़की। उन्हें देखकर युवक ने सकपकाकर अपनी डायरी बंद कर दी और बोला, आरोरा तुम आ गई। जो लड़की थी वह दौड़कर उस युवक से चिपट गई, बोली, टोनी टोनी, मुझे आशा नहीं थी कि फिर से मिलेंगे।
युवक ने उसे जोर से दबा लिया और पुरुष की ओर देखता हुआ बोला, कार्ल, अब हमें क्या करना है? तीनों बैठ गए। कार्ल ने पूछा, एंटनी, क्या लिख रहे थे? कुछ नहीं, डायरी लिख रहा था। अरोरा हंसने लगी। डायरी? चारों तरफ आग लगी हुई है और तुम्हें डायरी लिखना सूझता है? और क्या करूं? कार्ल गंभीर होकर बोला, सुनो टोनी, आज बहुत खबरें हैं। एंटनी औत्सुक्य से, क्या? पुरानी सरकार पद त्याग करने से पहले आज्ञा दे गई थी कि स्मरणा से ग्रीक सेना हट जाए और हमारे सब साथी कियोस टापू में चले गए थे। उनमें से कुछ और आगे बढ़कर मिटिलिनी टापू पर जा पहुंचे हैं। वहां पर मेरे दोनों साथी भी अपने संघ का प्रचार करने लगे हैं। अपनी सेना के कर्नल प्लास्टेरास ने भी सेना का अलग संगठन धीरे धीरे आरंभ कर दिया है, पर वहां से आगे एथेंस कैसे जाना होगा यह किसी को नहीं सूझता। फिर वहां टापू की बंदरगाह पर मेरे कुछ मित्र हैं। अगर उनसे बातचीत हो सके तो वे किसी न किसी तरह एथेंस से ही या इधर उधर से जहाज बुलवा देंगे, चाहे बाद में पता लगने पर उन्हें कोर्ट मार्शल ही कर दिया जाए। पर उन तक कोई पहुंचे तब न, और कोई तो जानता नहीं, चिट्ठी भेजकर भी काम नहीं चल सकता। शायद ही चले, इतने बड़े काम के लिए पत्र का विश्वास कोई नहीं करेगा, पर चिट्ठी भी तो नहीं भेजी जा सकती। तीनों चुपचाप बैठे सोचने लगी। थोड़ी देर बाद कार्ल बोला, सुना है एक अमेरिकन जहाज यहां से जाने वाला है। फिर थोड़ी देर चुप। कार्ल बोला, कुछ तो सोचना ही होगा, मैं फिर बाहर जाता हूं। अरोरा ने कहा, अभी? और यह आग? कार्ल जल्दी से बोला, यह अभी दूर है, मैं लौट आऊंगा, और उठकर चल दिया। एंटनी कहता ही रह गया, सुनो तो। अरोरा बोली, टोनी डायरी दिखाओ, मैं पढ़ूंगी। क्या लिखा है? नहीं, वह कुछ नहीं है। मैं जानती हूं तुम कवि हो गए हो। अच्छा, आज की मत पढ़ो, पुरानी पढ़ लो। नहीं, मैं सब पढ़ूंगी। नहीं, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा, देखूं तो, कहकर अरोरा ने डायरी उठा ली और खोलकर पढ़ने लगी। एंटनी भी पास बैठ गया और देखने लगा। 18 जुलाई, हमारा राष्ट्र दिग्विजयी है। हम मैसिडोनिया और थ्रेस के स्वामी हैं। हमने अनातोलिया को भी जीत लिया है, अब अंगोरा को भी जीत लेंगे। हमारा पुराना ग्रीक साम्राज्य फिर से स्थापित होगा। हम सिकंदर के वंशज फिर पूछेंगे, बताओ और कहां तक पृथ्वी है जिसे हम जीत लावें? एंटनी ने रोक कर कहा, अरोरा, यह बकवास है, इसे मत पढ़ो। अरोरा ने 2-4 पन्ने उलट दिए। 29 जुलाई, हम अंगोरा से कुल 60 मील दूर हैं, कुल 60 मील। पर कार्ल न जाने क्यों अधिकाधिक उदास होता जा रहा है। वह कहता है कि हम अपनी ही हानि कर रहे हैं। कहता है कि सिकंदर पागल था, अपने राष्ट्र को दूर दूर तक फैलाता गया, पर उसकी रक्षा नहीं कर सका। व्यर्थ ही इतने प्राण नष्ट किए, एक अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए। वह कहता है कि सबको स्वतंत्र होने का अधिकार है, कि एक देश पर दूसरे देश का अधिकार स्थापित करना नीचता है और अन्याय की सीमा है। अभी 2 मास हुए, तब मैं कार्ल को जानता भी नहीं था। कार्ल ग्रीस से सेना के साथ साथ आया है। मैं अनातोलिया में भर्ती हुआ हूं। वह 4 साल से सेना में है। मैं आज से 2 ही मास पहले अपने पिता के खेत पर काम करता था और बच्चों की तरह अरोरा के साथ खेला करता था। पर फिर भी कार्ल सेना से और युद्ध से घृणा करता है और मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। उसकी बात मानता जाता हूं, उसमें इतनी सच्चाई मालूम होती है। अरोरा ने फिर कुछ पन्ने उलट दिए। 30 अगस्त, पराजय, पराजय। हमारा खोया हुआ साम्राज्य स्वप्न। आज 8 दिन से मुंह भी नहीं धो सका हूं। निरंतर मार्च मार्च मार्च। दिन में 2 पड़ाव, रात में 1 पड़ाव, कभी आराम नहीं मिलता। और बेचारी अरोरा रोती नहीं, पर मेरी ओर ऐसे देखती है। अरोरा ने रुककर एंटनी की ओर देखा। वह एकाग्र होकर बैठा था। अरोरा फिर पढ़ने लगी। पता नहीं कितने दिन ऐसे ही और चलना है। भूखे प्यासे, खून और कीच में सने, कुछ आहत, कुछ अंधे और स्त्रियां और पराजित, पिटे हुए, हारे हुए, भगोड़े।
कार्ल कहा करता था, हमारी हार हो तो मुझे दुख नहीं होगा। तब हम लोग उसे गालियां देते थे कि देश का शत्रु है। पर जब से हार हुई है तब से वह कुछ बोलता नहीं, चुपचाप इधर से उधर भागा फिरता है। लोगों को पानी देता, कभी किसी को सहारा देता, कभी किसी को ढाढ़स बंधाता। हम एक पड़ाव चलते हैं तो उतनी देर में उसे आते जाते 4-5 पड़ाव की मार्च करनी पड़ जाती है। उसने वर्दी तो उतार कर फेंक दी है, पर फिर भी पानी की बोतलों के मारे बोझ कुछ कम नहीं है। आज डायरी लिखने की फुर्सत मिली है, पर क्या लिखूं? जब जीवन में कुछ नहीं था तब लिखने को कितने बातें थीं, और आज जीने वाले को लिखने से क्या? अरोरा का मुख भी किसी पूर्व स्मृति के कारण गंभीर हो गया था। उसने फिर अन्यमवस्क भाव से एक पन्ना उलटा और पढ़ने लगी। 2 सितंबर। अभी तक हमारी सेना ही भाग रही थी। अब बढ़ते हुए तुर्कों के आगे अनातोलिया की सारी ग्रीक प्रजा। आज हमारी संख्या 15,000 से भी अधिक है। अनातोलिया का प्रांत ही समुद्र की तरह उमड़कर स्मरणा की ओर बहा जा रहा है। पुरुष, स्त्री, लड़के, लड़कियां, दूधमुहे बच्चे और साथ में घोड़े, खच्चर, गधे, सब सामान से लदे हुए कहीं पुरुष ही छकड़े में रोगियों, गर्भवती स्त्रियों, बच्चों और रोटी पानी को लादे खींच चले जा रहे हैं। यह है हमारे साम्राज्य स्वप्न का प्रतिघात। हम खेती को, बाघों को, अपनी प्यारी अंगूर की बेलों की कूंजों को, सभी को रौंदते हुए चले जा रहे हैं, पर दिग्विजय के पथ पर नहीं, हम भाग रहे हैं। साम्राज्य नहीं, उसका उच्छिष्ट भी नहीं, हम उसी के भयंकर प्रतिघात से बचकर भाग रहे हैं। शैतान के 4 सहायक हैं, कलह, अकाल, हिंसा और मृत्यु, और ये चारों अपना उग्रतम रूप धारण किए हमारे इस अभागे समूह में नृत्य कर रहे हैं। कोई भूख से या श्रम से क्लांत होकर गिर पड़ता है तो उसे भी उठाने वाला नहीं मिलता। लोग उसे रौंदते हुए चले जाते हैं। लोगों के आदर्शों के लिए यह स्थान नहीं है। यह मानव की प्राचीनतम असभ्य और असंस्कृत वासनाओं का संघर्ष है। जो बातें युद्ध और क्रांति में भी नहीं होती, वे यहाँ हैं। यह जीवन का, आत्मरक्षा की घोर चेष्टा का नंगा नाच है। युद्ध बीभत्सता और क्लेश से पूर्ण होता है, क्रांति विराट और भैरव होती है। पर हमारा मानव जीवन इससे भी अधिक विराट और भैरव है, इससे भी अधिक बीभत्स और क्लेशपूर्ण और उग्र। अरोरा ने आंसू भरी आंखों से एंटनी की ओर देखा। वह अब भी उसी प्रकार एकाग्र होकर बैठा था। अरोरा ने धीरे से कहा, सुन रहे थे या और कुछ सोच रहे हो? एंटनी ने एक बार हूं किया और बिना उत्तर दिए उसी प्रकार चिंतित बैठा रहा। अरोरा क्षण भर देखती रही, फिर बोली, एंटनी कहो भी, क्या सोच रहे हो? एंटनी एकाएक उठकर खड़ा हो गया, बोला, अरोरा, चलो ऊपर चलें। अरोरा ने विस्मित होकर कहा, छत पर, वहां तो धुआं बहुत होगा। चलो, कहकर और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए एंटनी ऊपर जाने लगा। अरोरा भी उसके पीछे पीछे चल दी। बाहर बंदरगाह पर गर्मी से उन्मत्त हुए फौजी घोड़े इधर उधर भाग रहे थे। अनातोलिया से और जलते हुए नगर से भागकर एकत्र हुए असंख्य प्राणियों को रौंदते चले जा रहे थे। माताएं रो रही थीं, मेरा बच्चा। तो भीड़ की भयभीत और भयानक चीत्कार, आग, आग में वह करुण पुकार खो जाती थी, और भीड़ चिल्लाती थी, आग, आग। तो उस भयंकर ज्वाला की धू, धू में वह स्वर लीन हो जाता था। नगर के अंदर जलते हुए शरीरों की दुर्गंध से वायुमंडल भर रहा था। एक और बहुत से व्यक्तियों ने न जाने कहां से एक तुर्क लड़के को पकड़ लिया था। कोई कह रहा था, इसने ग्रीक लड़कियों से छेड़छाड़ की। लोग उसे पीट रहे थे। देखते देखते वह गिर गया, कुचला गया। उसकी हड्डी पसली तोड़ डाली गई। 2-4 लोगों ने उसके टूटे हुए और खून की कीच में सने अवयव उठाकर हिला हिलाकर भीड़ को दिखाने आरंभ किए, और भीड़ के छोर पर एक भव्य इमारत में बहुत से लोग जुआ खेल रहे थे। छज्जे पर खड़ी 3-4 वेश्याओं ने कपड़े उतारकर फेंक दिए थे और रूमालों से पसीना पोंछती जा रही थीं उस भीड़ की ओर देखकर। भीड़ कभी उधर देखकर लालसापूर्ण पुकार करती थी, कभी दांत पीसती थी,
और जुआ, चोरी, षड्यंत्र, लालसा, भूख, डर, हिंसा, आग और धुएं के इस निर्लज्ज तांडव के साथ नाचती हुई स्मरणा बढ़ी जा रही थी। किधर कभी कभी नगर की ओर से भीड़ का एक अंश उस असह्य ताप के कारण बंदरगाह की ओर हटने लगता था। तब उसके दबाव के कारण घाट के सिरे पर एकत्र हुए लोग पानी में गिरते जाते थे और डूब जाते थे। कोई बचाने वाला नहीं था। जहाज कुछ तो विदेशी राष्ट्रों के थे, कुछ अपनी रक्षा के लिए घाट पर से हट गए थे, और क्रूर आग और हृदयहीन समुद्र के बीच में फंसी 3 लाख प्रजा के बीच से होकर कार्ल पिसता हुआ चला जा रहा था, पागल की तरह, उन्मत्त निश्चय से उग्र। घाट के सिरे पर खड़ा होकर वह अपनी टोपी उतारकर हिलाने लगा। जब एक हाथ थक गया तब दूसरे हाथ से और फिर लौटकर पहले हाथ से। थोड़ी देर बाद कुछ दूर पर खड़े एक व्यापारी जहाज से एक डोंगी उतरी और धीरे धीरे पास आने लगी। इसी समय भीड़ में से उठी एक विचित्र हुंकार, न जाने विजय की या क्रोध की या क्या। कार्ल घूमकर फिर भीड़ में घुसने लगा। थोड़ी ही देर में उसने इस शोर का कारण जान लिया। तुर्की सेनाधिपति ने फरमान निकाला था कि 17 वर्ष से 45 वर्ष तक आयु के पुरुषों को छोड़कर सभी व्यक्ति स्मरणा से 12 जा सकेंगे, और जो पुरुष रह जाएंगे वे युद्ध के बंदी समझे जाएंगे और उनसे काम लिया जाएगा। कार्ल क्षण भर खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर धीरे धीरे लौटने लगा। एंटनी और आरोरा छत पर खड़े थे। यहां गर्मी और धुआं और भी अधिक थे और दुर्गंध भी अत्यंत उग्र थी, पर एंटनी बिना इनकी परवाह किए छज्जे पर झुका हुआ अग्नि का तांडव देख रहा था। उसके मुख पर का भाव अभी तक उसी प्रकार चिंतित और एकाग्र था। अरोरा कभी उसके मुख की ओर देखती, कभी आग की ओर। दोनों बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहे। आग की लाल लपटों में रक्त निराशा के न जाने कितने स्वप्न देखते खड़े रहे। फिर एकाएक एंटनी बोला, अरोरा कार्ल से विवाह करोगी? अरोरा चौंककर, क्रुद्ध, दुखित, व्यथित स्वर में बोली, क्या? एंटनी ने फिर कहा, मानो बिल्कुल साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हो, कार्ल से शादी करोगी? अरोरा कुछ देर बोली नहीं, फिर एंटनी के पास आकर अत्यंत दीन स्वर में बोली, टोनी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एंटनी ने एक विचित्र दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर कोमल स्वर में बोला, नहीं अरोरा, कुछ और मत समझो। अगर ग्रीस के लिए यह कहना पड़े तो करोगी? तुमको क्या हो गया है टोनी? एंटनी फिर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद आग की ओर देखता हुआ बोला, अरोरा, मुझे इस आग के तट पर भविष्य का एक स्वप्न दिखा था, सुनोगी? अरोरा कुछ नहीं बोली। एंटनी अपने आप कहने लगा, मैंने देखा है, हमारा तुम्हारा विवाह नहीं होगा। हम सब मर जाएंगे और एक साथ नहीं मरना होगा। तुम कहीं और, कार्ल कहीं और, मैं कहीं और। फिर मेरे भीतर कुछ कहता है, अरोरा तुम्हारी नहीं है, क्रांति की है, उसे जाने दो। एंटनी फिर चुप हो गया। अरोरा बोली, तुम तो पागल हो, गर्मी से सिर फिर गया है। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अब नीचे नहीं चलोगे? अभी अभी ठहरो, मुझे कुछ और देखना है, उससे आगे। अरोरा बिल्कुल चुप और निश्चल हो गई। दोनों फिर लाल आग में भविष्य के चित्र देखने लगे। एंटनी लाल क्रांति के चित्र और अरोरा। नीचे थके हुए स्वर में कार्ल की आवाज आई, टोनी कहां गए? एंटनी चौंका और दोनों नीचे आ गए। कार्ल ने दोनों को देखकर पूछा, छत पर क्या हो रहा था? एंटनी ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, हम आग देख रहे थे, कैसी भयंकर है। क्यों अरोरा? अरोरा एक कांपती हुई अस्वाभाविक हंसी हंसकर बोली, हां। कार्ल ने वह हंसी सुनकर एक बार तीव्र दृष्टि से अरोरा की ओर देखा और बोला, तुम थक गई हो, लेट जाओ। अरोरा ने मानो सुना ही नहीं। एंटनी ने पूछा, कोई समाचार है? हां, तुम्हारे काम का है। क्या? तुर्की सरकार का फरमान है कि 17 वर्ष से कम आयु के पुरुष स्मरणा से बाहर जा सकते हैं। फिर तुम्हारी आयु 17 साल की है और अरोरा भी जा सकती है, पर
आरोरा ने कहा। और तुम, कार्ल? मैं क्या? दुनिया बहुत बड़ी है। टोनी, चुप क्यों हो गए? टोनी फिर चुप रहा। आरोरा फिर वही अस्वाभाविक हंसी हंसकर बोली, उसका दिमाग खराब हो गया है, उसे बुलाओ मत। कार्ल ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, और तुम, आरोरा, तुम भी तो बहुत चंचल हो रही हो। एकाएक टोनी लपका और बोला, समझ गया, मेरा स्वप्न ठीक है, ठीक। कार्ल ने कुछ विस्मय से मुस्कुराकर पूछा, क्या है टोनी? आरोरा ने भी चौंक कर भीत स्वर में कहा, क्या? टोनी पर एक विचित्र अलौकिक उन्माद छाया हुआ था। वह उसी अनागतदर्शी भाव से बोला, सुनो कार्ल, मैं जो कहता हूं ध्यान से सुनो। मेरे पास सेना का पासपोर्ट है, अपने नाम और आरोरा के नाम का। उसमें मेरी आयु 17 साल लिखी है। हाँ, तो फिर? तुम समझे नहीं? तुम वह लेकर मिठिलिनी चले जाओ और... पागल, तुम्हारा और आरोरा का हक छीनकर मैं भागूंगा? आरोरा बैठी हुई थी, खड़ी हो गई, पर कुछ बोल न सकी। एंटनी ने फिर कहा, कार्ल, ऐसे भावुक मत हो। मैं तुम्हें अपनी जान लेकर भागने को थोड़े ही कहता हूं। क्रांति का भी तो उत्तरदायित्व है। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम और आरोरा चले जाओ। कार्ल, सुनो, मैं बहुत छोटा हूं, पर मैंने भी तुम्हारे साथ युद्ध देखा है, हार देखी है, 1000 लोग मरते देखे हैं, केवल तलवार से नहीं, भूख प्यास से और प्लेग से और इस भयंकर आग से भी। मैं समझता हूं कि मरना क्या है और जीना क्या। पर यह बताओ, अगर एक कॉन्स्टेंटाइन के स्वप्न के लिए लाखों प्राणियों की आहुति उनकी इच्छा के विरुद्ध दी जा सकती है, तो क्या लाखों प्राणियों के सुख के लिए एक आदमी इच्छापूर्वक नहीं मर सकता? तुम्हारे ऊपर क्रांति निर्भर करे और तुम एक जीवन का मोह करो? छह! कार्ल विस्मित होकर एंटनी का यह नया रूप देख रहा था। बोला, आरोरा भी तो है। आरोरा ने तन कर कहा, आरोरा भी तो मरना जानती है, डरती नहीं। एंटनी बोला, नहीं, आरोरा की बात नहीं है, वह तुम्हारे साथ जा सकती है। आरोरा ने मुंह फेर लिया था। ये बात सुनकर वह तीखे स्वर में बोली, ठीक है, आरोरा जा सकती है। इस बात के पीछे कितना तीक्ष्ण व्यंग्य, कितनी मार्मिक वेदना थी, एंटनी नहीं समझा। प्रसन्न होकर बोला, आरोरा, तुम्हें मंजूर है ना? कार्ल, तुम्हें भी मानना पड़ेगा। नहीं मानूंगा। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें एक पत्र दे देता हूं, वह ले जाना। मिठिलिनी में तुम्ही ने नहीं कहा था कि पत्र से काम नहीं हो सकेगा? कार्ल चुप रह गया। एंटनी फिर बोला, कार्ल, यह हंसी नहीं है, तुम्हें यह बात शोभा नहीं देती। मेरा क्या है? अभी कल मैं साम्राज्यवाद के लिए लड़ रहा था, पर तुम्हारा ग्रीस के लिए बहुत मूल्य है। बोलो, जाते हो कि नहीं? मैं कहे देता हूं, तुम नहीं जाओगे तो मैं यहीं आग में जलकर मर जाऊंगा, यहां से टलूंगा नहीं। कार्ल कुछ कह नहीं सका, मुंह फेर कर खिड़की से बाहर देखने लगा। आरोरा ने उसी तीक्ष्ण स्वर में कहा, ठीक है। एंटनी ने कहा, कार्ल, तुम सब ठीक ठाक करके तैयार हो जाओ, कल ही अमेरिकन जहाज से चले जाओ। कार्ल का विरोध प्रायः परास्त हो चुका था। बोला, अगर पासपोर्ट का धोखा पकड़ा गया तो? उस फोटो से भी तो? कैसे पकड़ा जाएगा? मुझे यहां कौन जानता है? और ग्रीक को धोखा नहीं देगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। फोटो को धुएं से थोड़ा काला कर लेना, बस। थोड़ी देर बाद एंटनी ने फिर कहा, कार्ल, तुम तैयार हो जाओ, मैं ऊपर जाता हूं। कार्ल ने एक बार आरोरा की ओर देखा और बोला, मैं जरा नीचे जा रहा हूं, अभी आ जाऊंगा, और जल्दी से उतर गया। कार्ल घर से बाहर निकलकर कहीं गया नहीं, घर के सामने ही एक चौतरे पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। संध्या हो गई थी, पर जैसे दिन भर धुएं के कारण सूर्य नहीं दिख पाया था, उसी प्रकार रात का पता नहीं लगा। केवल जो ज्वाला दिन में कुछ पीली सी दिख पड़ती थी, वह अब रक्त के उबाल की तरह लाल लाल दिखने लगी, और धुएं का मैलापन कुछ और काला हो गया। क्रांति और युद्ध के, जीवन और मरण के, तेज और मालिन्य के,
लाल और काले के इस सम्मिश्रण को देखकर कार्ल भी न जाने क्या सोचने लगा। एंटनी कुछ देर तक अनिश्चित सा कमरे के मध्य खड़ा रहा, फिर आरोरा के पास गया। आरोरा भूमि पर बैठ गई थी। एंटनी ने कहा, आरोरा, अब तो तुम चली जाओगी। हाँ, चली जाऊंगी। स्वर में कुछ ऐसी कठोरता थी कि एंटनी एकाएक घुटनों पर बैठ गया और आरोरा का हाथ अपने हाथों से लेकर बोला, आरोरा, क्या है? कुछ नहीं, कोमल स्वर में। मुझसे नाराज हो गई? नाराज क्यों होंगी? मुझे तो प्रसन्न होना चाहिए ना कि तुम अपना स्वार्थ भूलकर मेरी रक्षा कर रहे हो। एंटनी जो बात इतनी देर तक नहीं समझा था, वह एकाएक समझ गया। कुछ देर वह भौचक्का होकर आरोरा की ओर देखता रहा, फिर बोला, आरोरा, तुम अन्याय मत करना। अभी हमारे पास झगड़ने का समय नहीं है। अभी थोड़ी देर तक तुम मुझे अपना टोनी मत समझो। समझ लो कि मैं केवल एक ग्रीक सैनिक हूं और तुम मेरी आरोरा नहीं, ग्रीस की एक वॉलंटियर हो। फिर बताओ, तुम क्या ग्रीस को छोड़ दोगी? आरोरा कुछ नहीं बोली। एंटनी ने फिर कहा, आरोरा, हम फिर मिलेंगे। तुम कार्ल के साथ चली जाओ, क्रांति हो जाने दो। मैं फिर छूट कर आ जाऊंगा, या आयु कम होने के कारण, या फिर संधि हो जाने के बाद। आरोरा ने अविश्वास के स्वर में कहा, संधि अवश्य होगी। ये 3 लाख भूखे प्यासे आदमी बहुत दिन युद्ध नहीं चलने देंगे। फिर तुम और मैं सुख से रहेंगे। तुम कहोगी तो फिर अनातोलिया लौट आवेंगे। तुम कुछ ही दिन के लिए तो जाओगी ताकि कार्ल मिटिलिनी पहुंच सके। एंटनी चुप होकर आरोरा के मुख की ओर देखने लगा, पर आरोरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंटनी ने पूछा, मानती हो ना? अब की बार कंपित स्वर में आरोरा ने कहा, मुझे सोचने दो, जाओ। एंटनी, तरुण फिलासफर किंतु स्त्री प्रकृति से अनभिज्ञ, चुपचाप अपनी डायरी उठाकर छत पर चला गया। उसके जाते ही आरोरा खिलखिलाकर हंसी, फिर वह हंसी पागल के उन्मत्त अट्टहासी हो गई। बाहर कार्ल ने सुना और मन ही मन बोला, दिखता ही था, हिस्टीरिया। फिर वह उठकर भीतर चला आया, पर छत पर बैठा एंटनी बहुत दूर विचरण कर रहा था। उसने वह हंसी नहीं सुनी। रात बहुत जा चुकी थी, पर कार्ल और एंटनी दोनों जाग रहे थे। आरोरा थककर शांत हो गई थी और फिर सो गई थी। यद्यपि उसकी नींद शांत नहीं थी, वह बार बार चौंकती थी और हाथ पैर पटकती थी, मानो छटपटा रही हो। जब ऐसा होता तब दोनों एक बार चिंतित दृष्टि से उसकी ओर देखते और फिर बातें करने लग जाते। वे दोनों भविष्य के लिए मंसूबे बांध रहे थे। मिटिलिनी पहुंचकर कार्ल क्या करेगा, कहां जाएगा, एंटनी कहां उसे मिलेगा, पत्र व्यवहार कैसे हो सकेगा, इत्यादि। कार्ल ने 1-2 कपड़े और कुछ कागज इत्यादि एक कंबल में लपेटकर यात्रा की तैयार कर ली थी। एकाएक आरोरा एक हल्की सी चीख मारकर उठ बैठी और आंखें फाड़ फाड़ कर सब ओर देखने लगी। एंटनी ने पास जाकर प्यार से कहा, क्या है इरी? आरोरा पहले तो उससे चिपट गई, किंतु तत्काल ही उसने उसे परे धकेल दिया। एंटनी विस्मय के कारण कुछ बोल नहीं सका। थोड़ी देर बाद आरोरा ने अस्वाभाविक स्वर में कहा, तुमसे एक बात कहनी है। इस बात का अभिप्राय समझकर कार्ल स्वयं उठकर दूसरे कमरे में चला गया। आरोरा ने पूछा, टोनी, तुम अवश्य ही मुझे भेज दोगे? एंटनी ने हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, क्यों, क्या है आरोरा? बताओ, जरूर भेजोगे। रुक रुक कर, मेरे ख्याल में तुम चली जाओ तो सभी के लिए अच्छा है। तुमने अपना पासपोर्ट पढ़ा है? हाँ, क्यों? आरोरा कुछ देर तक नहीं बोली। उसके चेहरे से झांत होता था कि वह कुछ कहने के लिए साहस का संचय कर रही है। फिर उसने जल्दी जल्दी से कह डाला, मैं कल कार्ल से विवाह करूंगी। क्या? आरोरा ने फिर प्रत्येक शब्द पर जोर देकर दोहराया, मैं कल कार्ल से विवाह करूंगी। एंटनी को इतना विस्मय हुआ कि वह कुछ बोल नहीं सका। उसने चुपचाप कार्ल के कंबल पर पड़ी पासपोर्ट उठाई और उसे अन्यमनस्क होकर देखता रहा। उस पर लिखा था, एंटनी स्टेरास और उसकी प्रेमिका आरोरा, इत्यादि।
एंटनी इस वाक्य को 4-5 बार पढ़ गया, पर उसे मानो उसका अभिप्राय ही नहीं समझ आया। उससे आरोरा की बात का संबंध निकालना तो दूर। आरोरा बोली, मैं एंटनी स्टेरास की प्रेमिका हूं। मेरी और उसकी सगाई हो चुकी है। एंटनी ने उसी विस्मय के स्वर में कहा। पर आरोरा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बोली, एंटनी की प्रेमिका कार्ल के प्रति प्रणयनी का व्यवहार नहीं करेगी। अब एंटनी को समस्या समझ आई। वह घबराया हुआ सा कभी पासपोर्ट की ओर, कभी आरोरा की ओर देखने लगा। आरोरा फिर बोली, इसलिए मैं कल कार्ल के साथ विवाह कर लूंगी। एंटनी बहुत देर तक सिर झुकाए न जाने क्या सोचता रहा। क्रांति और जीवन के जिस संघर्ष को वह अब तक पूर्णतया नहीं समझ पाया था, वह एकाएक उसके सामने आ गया। उसके सामने उसके गत जीवन के बहुत से चित्र नाच गए, अलग अलग नहीं, एक ही दीप्त छायापट पर। किंतु साथ ही उसी दृश्य को घेरे हुए उसके चारों ओर आग की लपटें, और उन लपटों में से धुएं की तरह निकलते हुए व्यथा और भूख से विकृत लाखों मानव मुख। न जाने क्या उसके मन में एक शब्द समूह, निरर्थक शब्द समूह नाचने लगा। 3 लाख, 3 लाख, अरोरा। उसने सिर उठाया और तनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में व्यथा नहीं थी, आनंद नहीं था, विजय नहीं थी, उत्सर्ग नहीं था एक उन्मत्त अभिमान दर्प। बोला, ठीक है, यही होगा। फिर एकाएक घूमकर लंबे लंबे कदम रखता हुआ छत पर चल दिया। आरोरा भूमि पर बैठ गई, ऐसे जैसे गिलास के लुढ़कने से उसमें का दूध बिखर गया हो, और फूट फूट कर रोने लगी। हिस्टीरिया ने जिस व्यथा को दबा दिया था, वह और भी अधिक वेगवती होकर निकली। कार्ल अंदर आया और किंकर्तव्य विमूढ़ होकर चुपचाप आरोरा के पास खड़ा रहा, और आरोरा रोती रही। और एंटनी छत पर बैठकर ज्वाला के प्रकाश में डायरी लिए बैठा लिखे जा रहा था, पागल की तरह, मानो उसका जीवन उस लिखने पर निर्भर करता हो। वह भयंकर ज्वाला जो अनेक अकाल मृत्युओं का कारण हुई थी, अनेक अकाल प्रसवों का भी कारण हुई। कार्ल आरोरा को लेकर जिस पथ पर धीरे धीरे चला जा रहा था, उस पर उसने 5-6 प्रसविनी स्त्रियां पड़ी देखीं। कार्ल ने एक बार चुपचाप उसकी ओर देखा और चलता गया। वह मन ही मन आरोरा की मनस्थिति समझने का प्रयत्न कर रहा था, पर समझ नहीं पाता था। उनका विवाह हो चुका था। उसी भीड़ में फंसे हुए एक वृद्ध पादरी ने उनका विवाह संस्कार कर दिया था। एंटनी उनके विवाह पर नहीं गया था, अब उनके साथ बंदरगाह पर भी नहीं आया। वे उसके पासपोर्ट पर जा रहे थे, इसलिए उसका साथ आना ठीक नहीं था, क्योंकि शायद कोई पहचान का आदमी मिल जाता। यही कहकर वह स्वयं रह गया था। आरोरा ने उसे साथ बुलाने का बिल्कुल आग्रह नहीं किया, और कार्ल ने भी यह सोचकर कि इस प्रकार वियोग का दुख कम हो जाएगा, कोई बाधा नहीं की। आरोरा ने चलते समय एंटनी से विदा भी नहीं ली, यद्यपि कार्ल उन्हें अवसर देने के लिए परे हट गया था। एंटनी ने कहा, आरोरा, ऐसे ही चली जाओगी? तब आरोरा ने बिना उसकी ओर देखे ही उत्साहहीन स्वर में कहा था, ऐसे ही नहीं, क्रांति की रक्षा करने जाऊंगी। और तीव्र गति से बाहर निकल गई थी। बंदरगाह पर स्त्रियों, बच्चों, लड़कों और वृद्धों की कतारें खड़ी थीं। 8-10 तुर्की सैनिक उनका या उनके पासपोर्ट का निरीक्षण कर रहे थे। जिसकी आयु के विषय में उन्हें संदेह होता, उसे वे अलग कर लेते थे, और बाकी उनकी अनुमति लेकर सामने जुटी हुई अमेरिकन डोंगियों में बैठकर जहाजों की ओर चले जा रहे थे। कार्ल और आरोरा भी उसी कतार में जाकर खड़े हो गए और बिना उत्साह, बिना औत्सुक्य के जहाजों के मस्तूलों की ओर देखने लगे। एंटनी फिर छत पर खड़ा था। आग अब बहुत पास आ गई थी। एंटनी के माथे पर उसके ताप से जो श्वेत बिंदु उत्पन्न होते, साथ ही उसी के ताप के कारण सूखते भी जा रहे थे। उसके एक हाथ में लिफाफा था और दूसरे में एक छोटा सा पत्र। तुमने मेरा अपमान किया है, मैं इसीलिए तुम्हें छोड़कर चली जा रही हूं, क्रोध में जा रही हूं, ऐसे ही वियोग सह्य हो सकेगा। बाद, बहुत बाद रो लेंगे जब क्रांति हो चुकेगी। लिफाफे में अपने बालों की एक लट काट कर रख जाती हूं। मैं क्रांति की हूं, तो इसे तो रख ही लेना।
पत्र एंटनी के हाथ से गिर पड़ा। उसने लिफाफे से वह सुनहली लठ निकाली और विमनस्क भाव से बार बार उसे अपनी उंगली पर लपेटने और खोलने लगा। फिर एकाएक रुककर उसने पत्र उठाया, उसमें लठ लपेटकर लिफाफे में डाली और लिफाफा अंदर की जेब में रख लिया। फिर वह उतरकर घर में आया और डायरी लेकर लिखने बैठ गया। जीवन तीव्र और अनवरुद्ध गति से आगे बढ़ता जा रहा है और मैं मूर्ख की तरह उसके साथ कदम मिलाकर चलने की निष्फल चेष्टा कर रहा हूं। पैदल आदमी सरपट दौड़ते घोड़े से कदम मिलाए, पर क्या जीवन के साथ नहीं चल सकता तो जिधर जीवन की गति है उस दिशा में तो जा सकता हूं। मैंने अरोरा को स्वेच्छा से जाने दिया है, स्वयं भेजा है। प्राण अभी तक रोते हैं, अरोरा अरोरा, पर मैंने उसे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, वह भी मुझे छोड़कर चली गई है। मैंने अपने सामर्थ्य के परे हाथ बढ़ाया था, पर बिना अपने सामर्थ्य के परे हाथ बढ़ाए क्रांति नहीं हो सकती। मेरा जीवन संपूर्ण हो गया है। अरोरा, मैं तुमसे विदा लेता हूं, पर अब तुम मेरी कौन हो जिससे विदा लूं? नहीं, अभी मेरा एक काम बाकी है। अभी क्रांति संपूर्ण नहीं हुई। मैं बलिदान कर चुका हूं, पर अभी प्रसाद नहीं मिला। आग स्मरणा नगर का विनाश करके बुझ चुकी थी। क्रांति की ज्वाला मिटिलिनी टापू से बढ़ती हुई ग्रीस भर में फैल चुकी थी। कॉन्स्टेंटाइन देश को छोड़कर भाग गया था। हवाई जहाज आकर नई सरकार के फरमान बांट गए थे, किंतु आग के बचे हुए लोग अब भी स्मरणा में पड़े विधि के विधान की प्रतीक्षा कर रहे थे और क्रांति की ज्वाला से बचे हुए क्रांति शत्रु अभी तक षड्यंत्र रच रहे थे। और विजयी तुर्क विजय से संतुष्ट न होकर बंदरगाह पर एकत्र होकर पानी में कांटे डाल रहे थे। डूबे हुए ग्रीक शवों को खींच खींच कर निकालने के लिए, उनके शरीरों पर आभूषण, धन, कपड़े तक उतार लेने के लिए नभ में ऊषा नाच रही थी। एंटनी बंदरगाह पर पोर्ट भवन के बाहर खड़ा एक फहरिस्त देख रहा था, जो कि उसी वक्त लगाई गई थी। यह क्रांति पक्ष की आहुतियों की सूची थी। एंटनी के पैरों में सांकलें पड़ी हुई थीं। वह तुर्की का युद्धबंदी थी और भागकर यहां आया था। एंटनी का शरीर थकान से चूर हो रहा था, मुख क्लेश और दुख से पीला पड़ गया था। वह स्मरणा से अंगोरा की सड़क पर और कैदियों के साथ कुल्ली के काम में लगाया गया था। एंटनी का अपना कोई नहीं था जिसकी वह चिंता करता, पर इतने दिनों से कार्ल का कोई समाचार नहीं आया था और अरोरा का पता नहीं था। एंटनी की दृष्टि एक नाम पर अटक गई, पर न जाने क्यों उसे कोई धक्का नहीं लगा, विस्मय भी नहीं हुआ। एंटनी स्टेरास मिटिलिनी के विद्रोह के समय हवाई जहाज के गिर जाने से 2 अक्टूबर। एंटनी ने शून्य भाव से कहा, कार्ल, और फिर निरुद्देश्य सा आगे पढ़ने लगा। नामहीन मृत्युए कियोस द्वीप में सैनिक बारक में एक पुरुष, आयु लगभग 23, मृत्यु का कारण अज्ञात। मैसिडोनिया में, थ्रेस में, सालोनिका बंदरगाह पर। एंटनी चौंक कर रुक गया, फिर एक सांस में तेजी से पड़ गया। एक युवती, आयु लगभग 17 वर्ष, कपड़ों में एक पुराना पासपोर्ट है जिसमें एंटनी स्टेरास का नाम लिखा हुआ है। युवती के शरीर पर 8 गोलियों के घाव हैं। सालोनिका में हेजानेस्टीज की सेना के कुछ बचे एक तंत्रवादियों ने जो गुप्त ट्रिब्यूनल खड़ा किया था, यह उसी का काम है। ये व्यक्ति अब कोर्ट मार्शल कर दिए गए हैं। एंटनी धीरे धीरे वहां से हटकर घाट के सिरे पर आ गया। यहां उसकी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। केवल 5-7 तुर्क पानी से मुर्दे निकाल रहे थे। एंटनी ने जेब में से अपनी डायरी निकाली, क्षण भर उसकी ओर देखता रहा। फिर उसने वह पृष्ठ निकाला जहां उसने अपनी प्रतिज्ञा लिखी थी और एक बार प्रतिज्ञा पढ़ गया। मैं, एंटनी स्टेरास, प्रतिज्ञा करता हूं। फिर एकाएक बोला, एंटनी स्टेरास तो मर चुका, और डायरी समुद्र में फेंक दी। फिर उसने जेब में से एक लिफाफा निकाल उसमें से बालों की एक लट निकाली। नवोदित सूर्य की किरणों में उसका सुनहलापन और भी अधिक शोभित हो गया था। एंटनी कुछ देर उसे सूंघता रहा। फिर उसने एक बाल निकाला और उसे सूर्य के सामने रखकर क्षण भर देखता रहा
और फिर छोड़कर समुद्र की ओर उड़ा दिया। इसी प्रकार एक के बाद एक के बाद एक बाल। जब सब समाप्त हो गए तब धीरे से बोला, मेरी आरोरा गई, अब क्रांति की आरोरा है। आकाश में हवाई जहाज मंडरा रहा था, उसे परचय गिराए जा रहे थे। दो चार लोग चिल्ला रहे थे, सुनो सुनो, ग्रीस के सब राजबंदी छूट गए। एंटनी ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे नगर पार कर बड़े फाटक पर पहुंचा। यहां उसने एक बार घूमकर स्मरणा नगर के भग्नावशेषों को देखा, फिर अभिमान से सिर ऊंचा उठाकर सांकल झनकाता हुआ आगे चल पड़ा, उसी पथ पर जिस पर से वह एक बार पहले दिग्विजय का भक्त और साम्राज्य का आकांक्षी गुजरा था, और जिस पर अब उसके लिए एकमात्र आशा तुर्कों के हाथ प्राणदंड की आशा थी। तुर्की राज्य की राजधानी अंगोरा के पथ पर। आप सुन रहे थे अज्ञेय की लिखी कहानी अंगोरा के पथ पर।